10 सालों के बाद उसी स्टेशन पर शिखर को अपने सामने देखकर आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो एकटक बस मुझे ही देखा जा रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे रिएक्ट करूं। इतने सालों से आज के दिन का इंतजार ही तो कर रही थी और आज जब शिखर मेरे आंखों के सामने है तो मेरे मुंह पर जैसे ताला लग गया है। क्या क्या सोचा था कि कभी शिखर मिला तो उससे पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि उसने मेरा जीवन यूं बर्बाद किया। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका जो उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और आज जब वो मेरे सामने खड़ा है तो उससे बात करना भी मुझे गंवारा नहीं है। आज से ठीक 10 साल पहले इस स्टेशन पर जो हुआ था वो सब मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था कि कैसे उस दिन एक एक करके उसकी आंखों के सामने से 5 ट्रेन जा चुकी थी और अब रात हो चुकी थी, पर अब भी आंखें शिखर को ही ढूंढ रही थी। नजरें प्लेटफॉर्म पर आते हुए हर एक लड़के पर रुक जाती थी, कहीं ये शिखर तो नहीं है। और हर बार निराश होकर एक लंबी सांस लेते हुए नीलू फिर से आते जाते लोगों में शिखर को ढूंढने लगती। और इस तरह उसको यहाँ इटावा के स्टेशन पर पूरे 5 घंटे हो चुके थे और शिखर का अब तक कहीं अता पता ही नहीं था। उसके घर का फ़ोन भी न जाने कितनी बार मिला चुकी थी, पर फ़ोन को कोई उठा ही नहीं रहा था, बस घंटी बजी जा रही थी। नीलू के सब्र का बाढ़ बस टूटने ही वाला था और अब स्टेशन पर आने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। इसके बाद कल सुबह 8 बजे की ट्रेन थी और उस ट्रेन से तो नीलू के पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं। उसके पहले नीलू को यहाँ से जाना ही होगा और वो आखिरी ट्रेन भी आ गई। ये वाली ट्रेन इटावा से दिल्ली जाती है। नीलू इंतजार करते करते निढाल हो रही थी और ट्रेन ने जैसे ही स्टेशन से जाने की सीटी बजाई, नीलू ने दाएं बाएं आखिरी बार देखा और आंखों में आंसू लिए उस ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन के रिजर्व कोच में एक सीट उसको खाली दिखाई दी और वो वहां जाकर बैठ गई। अपने कपड़ों का थैला भी उसने सीट पर ही रख दिया। कुछ ही देर में टीटी टिकट चेक करने आया तो उसने टीटी से प्रार्थना की कि वो उसको यहाँ बैठने दे। टीटी ने थोड़ी सी देर नानुकुर की और सीट क्योंकि खाली थी उसने वो सीट की नई टिकट बनाकर उसको बैठने की अनुमति दे दी। वैसे भी इतनी रात को एक अकेली लड़की को ट्रेन से उतारना उसको सही नहीं लगा। टीटी के जाने के बाद नीलू ने अपना सामान सीट के नीचे रखा और सीट पर लेट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि शिखर ने उसको धोखा क्यों दिया, क्यों वो उससे वादा करके स्टेशन पर नहीं आया। आखिर क्या वजह रही होगी, कहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया। बार बार नीलू की आंखों के सामने शिखर का चेहरा आ रहा था। कितने खुश थे दोनों ही कॉलेज से एक दूसरे को जानते थे। कॉलेज की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने ही कॉलेज के बाद शादी करने का फैसला कर लिया। नीलू ने अपने घर में बता दिया। नीलू के घर में जैसे तूफान आ गया था। उसका परिवार एक रूढ़िवादी परिवार था जहां लड़कियों को घर के किसी भी फैसले में बोलने का अधिकार नहीं होता। वो घर की गाय कहलाती हैं, जिन्हें घर के खूंटे से हटाकर जिस आंगन के खूंटे से बांधा जाए वो वहीं अपना जीवन निकाल देती है और कभी विरोध का स्वर अपनी जबान से नहीं निकालती। परंतु नीलू तो बस नीलू थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया और घर में सबसे बात करना छोड़ दिया। नीलू का घर से निकलना बंद हो गया था। अब इस स्थिति में नीलू करे भी तो क्या करे। शिखर ने एक चिट्ठी लिखकर किसी तरह नीलू के घर तक पहुंचा दी कि हम दोनों घर से भाग जाते हैं। नीलू ने भी उसके जवाब में उसकी हाँ में हाँ मिलाई और आज का दिन भागने के लिए निश्चित किया। दिए गए समय पर नीलू किसी तरह घर से निकलने में कामयाब हो गई और स्टेशन पर पहुंच गई। उसको लगा कि शिखर उसको स्टेशन पर खड़ा मिलेगा, पर वो नहीं आया। अब वो इस स्थिति में थी कि घर भी वापस नहीं जा सकती थी। वो घर पर चिट्ठी रखकर आई थी कि वो घर से जा रही है और उसको ढूंढने की कोशिश ना की जाए। अब तक तो वो खत घर वालों को मिल भी चुका होगा। उसके पिताजी तो ऐसे विचार रखते हैं कि वो लड़की के घर से भागने पर उसको घर में वापस लाने में नहीं बल्कि उसका श्राद्ध करने में यकीन रखते हैं। नीलू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। घर वापस जा नहीं सकती और ये ट्रेन दिल्ली तक जाती है। वहां पहुंचकर वो क्या करेगी। रह रहकर नीलू को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने शिखर पर यकीन किया, क्यों वो उसके प्यार में इतनी दीवानी हो गई कि उसने इतना बड़ा फैसला कर लिया। एक लड़की के लिए इतने बड़े शहर में अकेले जाना और वहां अकेले जीवन बिताना कैसा भयावह हो सकता है। उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। वो अपने भविष्य को लेकर ज्यादा डरी हुई थी। काश अपने भविष्य के बारे में उसने पहले सोचा होता। अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। पूरी रात इसी तरह सोचते सोचते आंखों में ही गुजर गई। सुबह जैसे ही ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन पहुंचने को हुई, नीलू के दिल की धड़कन बढ़ने लगी।
उसको लगा कि जैसे उसका दिल ट्रेन की ट्रैक की तरह जोर जोर से आवाजें कर रहा हो और स्टेशन आते ही सभी स्टेशन पर उतरने लगे। नीलू ने भी अपना सामान उठाया और स्टेशन पर उतर गई। न जाने कैसे उसके दिमाग में आया कि स्टेशन मास्टर से मिलकर उससे कुछ मदद ली जा सकती है। वो सीधे स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ गई और दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आने की अनुमति मांगी। स्टेशन मास्टर 50 से 55 साल के बीच का एक साधारण सा व्यक्ति लगा। नेम प्लेट पर रविकांत मिश्रा लिखा था। उन्होंने आंखों से चश्मा हटाकर नीलू की तरफ देखा और अंदर आने की अनुमति दे दी। नीलू अपना थैला उठाकर उनकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई। स्टेशन मास्टर साहब ने प्रश्न सूचक निगाहों से नीलू की तरफ देखा और पूछा कि क्या चाहिए बेटी। बेटी शब्द सुनते ही नीलू की आंखों से तो जैसे अश्रुधारा बह निकली। स्टेशन मास्टर साहब अचानक से घबरा गए कि उन्होंने ऐसा क्या कह दिया कि ये लड़की रोने लगी। वो तुरंत अपनी सीट से उठे और टेबल पे रखे पानी के ग्लास को उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? ये लो पानी पियो और बैठ जाओ। उन्होंने अपने चपरासी को आवाज लगाकर कुर्सी लाने को कहा और नीलू को पानी पिलाकर कुर्सी पर बैठाया। जब वो पानी पीकर थोड़ी शांत हुई तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो और क्या तुम अकेले सफर कर रही हो? किसी ने कुछ कहा तो नहीं या तुम्हारे साथ कोई हादसा तो नहीं हुआ? उनके इतने सवालों पर नीलू ने अपनी बात बतानी शुरू की। उसने कहा कि वो इटावा से आई है और एक अच्छे परिवार की बेटी है, इंग्लिश में बीए किया है और एक लड़के की वजह से घर से भाग के आई है। स्टेशन पर इंतजार करने पर जब वो लड़का नहीं आया तो वो आखिरी ट्रेन पकड़कर दिल्ली आ गई और उसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए। रविकांत जी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसके बाद कहा कि वो उसको उसके घर भिजवाने का इंतजाम कर सकते हैं, घबराओ मत। पर नीलू घर जाने के लिए किसी भी तरह तैयार नहीं थी। रविकांत जी उसको समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे पर नीलू मान नहीं रही थी। एक अकेली लड़की कहाँ धक्के खाएगी, ये सोचकर अंत में रविकांत जी ने कहीं एक दो फोन लगाए और उसके रहने का इंतजाम एक गर्ल्स हॉस्टल में करवा दिया। साथ ही अपने दोस्त के पास फोन करके उसके दफ्तर में टाइपिस्ट की नौकरी की बात करके कल दफ्तर में जाकर मिलने को कहा। नीलू ने रविकांत जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। रविकांत जी ने उसको कंधों से उठाया और सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी मैं समझ सकता हूँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूँ। एक बेटी अनजान शहर में अकेले कैसे रहेगी, यही सोचकर मैं परेशान हूँ और इसीलिए तुम्हें एक बार और कहता हूँ कि बेटी लौट जाओ। एक बाप पर इस वक्त क्या बीत रही होगी तुम नहीं समझ सकती। पर नीलू थी कि घर जाने को किसी भी तरह तैयार नहीं थी। फिर रविकांत जी के समझाने के बाद नीलू इस बात पर तैयार हो गई कि वो अपने पिता को अपने सही सलामती के बारे में हर महीने खत लिखती रहेगी। रविकांत जी ने अपना विजिटिंग कार्ड नीलू को दिया और कहा कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो वो उनसे संपर्क कर सकती है और वो हमेशा उसकी मदद करेंगे। हॉस्टल के गेट पर पहुंचकर नीलू ने अपना परिचय दिया और उसको वहां रहने की जगह मिल गई। अगले ही दिन सुबह वो रविकांत जी के बताए गए पते पर पहुंच गई और उसको एक पार्ट टाइम टाइपिस्ट की जॉब मिल गई। अब उसका कुछ दिन रहने का ठिकाना हो गया था पर उसको एक किराए का छोटा सा मकान तलाश करना था। इसमें भी रविकांत जी ने उसकी मदद की और अपने पड़ोस के घर में एक कमरा रहने को अपनी गारंटी पर दिलवा दिया। अब नीलू की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। उसको अपना भविष्य बनाना था। पढ़ाई में तो वो पहले भी होशियार थी पर उसको अब रात दिन एक करके अपने पैरों पर खड़ा होना था। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी शुरू कर दिया। उसने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करती रही। और एक दिन ऐसा आया जब उसकी मेहनत रंग लाई। उसने सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम पास कर लिया और कृषि विभाग में उसको पोस्टिंग भी मिल गई। ये खुशखबरी उसने सबसे पहले रविकांत जी को उनके घर पर जाकर दी। रविकांत जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी अब तो घर लौट जाओ। पर नीलू ने कहा कि वो घर जाएगी तो उसके पिता उसको घर में घुसना तो दूर उसको देखेंगे भी नहीं। उसके घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उसने बताया कि नौकरी लगने की सूचना उसने खत के द्वारा अपने घर पर भेज दी है। रविकांत जी ने और उसके परिवार ने नीलू का बहुत साथ दिया। रविकांत जी की बेटी भी नीलू की अच्छी दोस्त बन गई। इस तरह जीवन के 10 साल यूं ही निकल गए। अब नीलू सेक्शन अफसर से असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई थी और प्रमोशन के बाद नीलू को एक सेमिनार में दिल्ली से इटावा भेजा गया। इटावा शहर उसका अपना शहर। यहाँ उसने अपने जीवन के 21 साल गुजारे थे। उसकी आंखों में पुरानी तस्वीरें घूमने लगी।
सेमिनार एक सप्ताह का था जो सोमवार से शुरू होना था। वो शनिवार की शाम को ही इटावा पहुंच गई। पता नहीं क्यों उससे रुका ही नहीं गया। उसको लग रहा था कि किस्मत उसको खुद ही उसके शहर लेकर जा रही है। दिल्ली से इटावा की ट्रेन उसी स्टेशन पर पहुंची थी जहां उसने शिखर का घंटों इंतजार किया था। इन 10 सालों में स्टेशन में कुछ खास नहीं बदला था, लगभग पहले जैसा ही था। और फिर आज अचानक शिखर को स्टेशन पर अपने सामने खड़ा देखकर मैं चौंक गई थी। कितना बदला बदला सा लग रहा था। उम्र अभी भी 33 के करीब होगी, पर 40 से ऊपर लग रहा था वो। बेडौल शरीर और एक हाथ में एक बच्चे की उंगली पकड़े रखा था वो। स्टेशन पर किसी को लेने आया था या छोड़ने, पता नहीं। शिखर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खुद आकर मुझसे बात करे, और मैं उसको स्टेशन पर ऐसे खड़ा छोड़कर बाहर आ गई। स्टेशन से बाहर आकर टैक्सी ली और सबसे पहले सामान लेकर वो गेस्ट हाउस पहुंची जहां उनके विभाग ने उनके रहने का इंतजाम किया था। गेस्ट हाउस पहुंचकर उसने सबसे पहले नहा धोकर कपड़े बदले और ऑटो रिक्शा लेकर सीधे अपने मोहल्ले का पता देकर उसमें बैठ गई। रास्ते में उसने देखा कि इन 10 सालों में यहाँ तो बहुत कुछ बदल गया था। जहाँ पर छोटे छोटे घर थे उनकी जगह अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ने ले ली थी। अपार्टमेंट्स बन गए थे, बाजार भी काफ़ी बदल गया था। और लगभग 1 घंटे के बाद वो अपने घर से बस 200 मीटर की दूरी पर थी। उसने देखा कि उसका घर अब भी बिल्कुल वैसा था, वहाँ कुछ भी नहीं बदला था। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ तक तो आ गई है, पर वो किस मुंह से घर का दरवाज़ा खुलवाएगी, क्या कहेगी कि इतने साल तक वो कहाँ रही। फिर उसने सोचा कि वो घर से एक गलती करके भागी जरूर थी, पर इतने सालों में उसने कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिससे उसको शर्मिंदा होना पड़े। और वैसे भी उसने समय समय पर अपने घर पर खत भी भेजे हैं, जिससे कि उनको इतना तो पता ही है कि नीलू कहीं तो जिंदा है और उनको याद करती है। उसने कई बार माफ़ी भी मांगी अपने खत के जरिए, और हिम्मत करके उसने अपने घर की दरवाजे की कुंडी बजाई ही थी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और एक 26-27 साल की शादीशुदा लड़की ने दरवाजा खोला। उसने नीलू को देखते ही सबको जोर से पुकारा, देखो कौन आया है। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर सभी दरवाजे की तरफ भागकर आए और देखते ही सबके मुंह खुले के खुले रह गए। माँ तो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी कि मेरे पिताजी ने उनको संभाल लिया। कितने बूढ़े लग रहे थे मेरे माँ और पिताजी। सच में क्या इतने बूढ़े होने की उम्र थी भी उनकी, पता नहीं। उसका छोटा भाई जो उस वक्त स्कूल में पढ़ता था आज एक 29-30 साल का मर्द हो गया था, और वो लड़की जिसने दरवाज़ा खोला था वो कोई और नहीं, नीलू की भाभी थी। नीलू बस गुमसुम खड़ी सबकी शक्लें देख रही थी और वो सब भी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसी प्रतिक्रिया दें। उसके पिताजी जो कभी सालों तक नीलू से नाराज रहे होंगे, उनको वो अपनी आंखों के सामने रोता हुआ देख रही थी। और माँ, वो तो जैसे बेसुध हो गई थी। नीलू को उसकी भाभी खींचकर अंदर ले गई और सोफे पर बैठा दिया। नीलू बस एकटक सबको देखे जा रही थी। नीलू की आंखों से बस आंसू बहे जा रहे थे। उसकी माँ को जैसे ही होश आया वो नीलू से लिपटकर बहुत रोई, और उसके पिताजी वो भी जैसे अपने आंसुओं में अपना गुस्सा बहा चुके थे। वो भी नीलू को गले लगाकर यूं ही बहुत देर तक बैठे रहे। सबकी आंखों में ढेरों प्रश्न थे। और फिर नीलू ने अपनी पूरी कहानी उनको सुना दी और साथ ही रविकांत जी के बारे में भी बताया। रविकांत जी, जिन्होंने कभी भी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। नीलू को अपने सामने सही सलामत देखकर उसके माता पिता ने रविकांत जी का शुक्रिया अदा किया और बहू को कहा कि नीलू के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करे। पर नीलू ने उन सबको वहीं बैठने को कहा। सबसे पहले नीलू ने अपने माँ और पिताजी से उस दिन बिना बताए घर से भाग जाने के लिए माफी मांगी। उसके पिता ने उसके सर पर हाथ रखा और गले से लगा लिया। उसका छोटा भाई किशोर, जो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, उसने दीदी के पैर छुए और दीदी से गले मिलाकर फिर अपनी पत्नी सिम्मी का परिचय नीलू से करवाया। सिम्मी ने भी नीलू के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। अब किशोर ने बताना शुरू किया कि जिस दिन दीदी आप घर पर एक चिट्ठी छोड़कर चली गई थी, तब हम सबसे पहले शिखर के घर पर ही गए थे और तुम्हारे बारे में पूछा था, परंतु उसने हमको बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था और कहा था कि आपका उससे कोई लेना देना नहीं है और आप झूठ बोलकर घर से किसी और लड़के के साथ भागी हो और उसको बिना वजह बदनाम कर रही हो। हम उसी दिन समझ गए थे कि उसने आपको पागल बनाया था। हमने आपको खोजने की बहुत कोशिश की पर आपका पता नहीं चला। आप जो खत हमको भेजती थी, बस उससे हम थोड़ा आश्वस्त हो जाते थे कि आप जहाँ भी हो ठीक हो।
पर आपने कभी चिट्ठी में अपना पता लिखकर नहीं भेजा। माँ और पिताजी दोनों ही आपको याद करके दिन रात रोते रहते थे। आपके जाने के 1 साल बाद शिखर एक लड़की से बलात्कार के जुर्म में जेल चला गया और उसके पिता ये सदमा झेल नहीं पाए और हार्ट फेल होने से चल बसे। कुछ साल बाद जेल से छूटकर आने के बाद वो छोटा मोटा काम करके घर का गुजारा चलाता है। शादी हुई पर उसकी पत्नी शिखर के व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर चली गई। अब वो अकेले अपने बच्चे को पाल रहा है और आजकल वो बहुत ही बेकार हालात से गुजर रहा है। उसको शायद अपने किए की सजा मिल रही है। ये सब सुनकर नीलू के दिल में जो भी गुस्सा और गुबार शिखर के लिए भरा था वो धीरे धीरे साफ हो गया। उसको भी लगा कि ईश्वर ने खुद ही शिखर को उसके किए की सजा दे दी है और अब उसको शिखर से या किसी और से कोई शिकायत नहीं है। आज वो अपने पैरों पर खड़ी है। उसका परिवार जो कि उससे बिछड़ गया था आज उसको वापस मिल गया था। उसके जीवन में 10 साल बाद ही से ही खुशियां लौटकर तो आ ही गई हैं। उसने ईश्वर का फिर से शुक्रिया अदा किया और अपनी भाभी को गले लगाकर कहा, अब चाय के साथ पकौड़े भी बनाकर लाना। आज की ये कहानी सुषमा जी के द्वारा रचित है। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।